कोल्ड रूम की ठंडी और बर्फानी फिजा में यशमा की कपकपाहट बढ़ती जा रही थी। वो बेतरतीब सांसें लेती, कभी अपने बाजुओं को सीने के गिर्द लपेटती और कभी फर्श पर बड़ी ठंडी हवा को बेजान नजरों से घूरती थी। वो लड़की जो हमेशा से बहादुर थी, आज इस कमरे में कैद होकर टूट चुकी थी। डर ने उसके जिस्म से सारा खून निचोड़ लिया था। वो कांपती आवाज में बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा दम घुट रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं मर जाऊंगी। मुझे शदीद सर्दी महसूस हो रही है, मुझे हरारत की जरूरत है, प्लीज मेरी मदद करें। यशमा बुरी तरह कपकपा रही थी, उसका पूरा वजूद सूखे पत्ते की मानिंद कांप रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका जिस्म मफलूज हो जाएगा। इब्राहिम मलिक, जो कोल्ड रूम के दरवाजे के पास खड़ा था, वो पूरी कुव्वत से लोहे का रॉड लेकर दरवाजे के हैंडल पर मार रहा था। कम ऑन, खुल जा, खुल जा। लेकिन दरवाजा वैसे ही बंद था जैसे उसने फैसला कर लिया हो कि अब ये दोनों इसी ठंड में ही दम तोड़ दें। इब्राहिम मलिक ने पलटकर यशमा को देखा और गुस्से से बोला, मैंने तुम्हें कहा था ना, दरवाजा मत बंद करना, तुमने क्यों नहीं सुना? ये दरवाजा अब बाहर से ही खुलेगा। इस वक्त सब लोग बेकरी से जा चुके हैं, तुम खुद तो मरोगी ही और मुझे भी अपने साथ मरवाओगी। मैंने कितनी मर्तबा तुम्हें कहा था कि इस दरवाजे को कभी बंद मत करना। उसने अपना मोबाइल निकाला तो वो भी बंद था। इब्राहिम मलिक ने एक बार फिर वो रोड उठाया और दरवाजा खोलने की नाकाम कोशिश करने लगा कि एकदम से उसे यशमा की गिरने की आवाज आई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो यशमा बेहोश हो चुकी थी। इब्राहिम ने लोहे का रोड वहीं फेंका और यशमा की तरफ भागा। देखो यशमा, होश में आओ, मैं हूं यहाँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसने नजरें घुमाकर कोल्ड रूम में हर तरफ देखा। बर्फ से ढकी स्लीबें, एक कोने में गोश्त के डब्बे और दीवार पर लगा एग्जॉस्ट फैन जो इस वक्त काम नहीं कर रहा था। हर तरफ सर्दी थी। यशमा के होंठ नीले पड़ रहे थे, वो ठिठुरती जा रही थी। सर्दी गोया उसकी हड्डियों के अंदर घुसकर उसे मफलूज कर रही थी। यशमा, इब्राहिम मलिक चीखा। होश करो, आंखें खोलो। यशमा की पलकें धीरे धीरे हिलने लगी। उसकी आवाज में एक सरगोशी थी। अम्मी, मुझे अम्मी के पास जाना है। उसका सारा जिस्म नीला पड़ चुका था। इब्राहिम मलिक को अब यशमा की फिक्र हो रही थी। वो बहुत परेशान हो रहा था, ठंड में कहीं मरा ही ना जाए। उसने यशमा के हाथ अपने हाथों में लिए और उसके हाथ मलने लगा। उसके हाथ बहुत ठंडे थे और उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। वो बिल्कुल नीली पड़ती जा रही थी। कुछ देर तो इब्राहिम मलिक उसके हाथ पांव मलता रहा, लेकिन कोई फर्क न पड़ा। यशमा का जिस्म नीला हो गया तो उसके बाद इब्राहिम मलिक के पास कोई रास्ता नहीं रहा। उसने अपनी परवाह किए बगैर अपनी शर्ट उतारकर उस लड़की के कंधों पर रखी थी। सर्दी तो उसे भी लग रही थी, लेकिन वो खुद को मजबूत किए हुए था। इब्राहिम मलिक ने यशमा को अपने सीने से लगा लिया था। काफी देर उसने यशमा को अपने सीने से लगाए रखा कि शायद उसके जिस्म की हरारत से वो होश में आ जाए, उसकी सर्दी कम हो जाए, लेकिन यशमा को कुछ फर्क न पड़ा। उसका जिस्म ऐसे ही ठंडा था। अब इब्राहिम मलिक ने अपने लब उसके लबों पर रखे थे। ऐसा करना बहुत जरूरी था। वो पहली बार किसी लड़की के इतने करीब आया था। वो उसके लबों पर अपने लब रखे उसे हरारत दे रहा था, अपनी गर्म सांसें उसके अंदर उंडेल रहा था। कुछ ही देर में उसे महसूस हुआ कि यशमा ठीक से सांस लेने लगी है। यशमा के जिस्म में हल्की सी हरकत आई तो इब्राहिम मलिक की भी जान में जान आई थी। यशमा ने जब आंखें खोली तो वो अपने ऊपर झुके अपने बॉस इब्राहिम मलिक को आधे बिरहना लिबास में देखकर हैरान रह गई। एकदम ही उसने चीख मारी थी और इसी वक्त कोल्ड रूम का दरवाजा भी खुला था और उन दोनों को इस हालत में देखकर सब हैरान रह गए थे। इब्राहिम मलिक बगैर शर्ट के खड़ा था और यशमा के जिस्म पर उसकी शर्ट थी। ये सब कुछ क्या हो रहा है? तुम दोनों एक दूसरे के इतने करीब क्या कर रहे हो? शायद इसीलिए तुमने इस लड़की को यहाँ पर रोक रखा था, ताकि उसके साथ तुम ये सब कुछ कर सको। इफ्तिखार साहब गुस्से से दहाड़े तो कमरे की सर्दी जैसे लम्हे भर में गुस्से की तपिश में बदल गई। इब्राहिम फौरन पीछे हुआ। जैसे ही इफ्तिखार साहब की आवाज गूंजी, उसने झटके से अपने बाजू हटाए और शर्ट यशमा के कंधों से उठा ली। अब वो दोनों एक दूसरे से अलग थे, लेकिन मंजर वही था जो एक लम्हे में सबकी नजरों में कैद हो चुका था। यशमा लरजते हुए अपने वजूद को समेटने लगी। अब भी उसे ठीक से होश नहीं आया था। कदम लड़खड़ा रहे थे, आंखों के आगे धुंध सी छा रही थी। वो दीवार का सहारा लेकर खड़ी हुई। उसे ऐसा लग रहा था कि अभी वो फिर से जमीन पर गिर पड़ेगी। उसे अपना जिस्म बहुत कमजोर महसूस हो रहा था। इब्राहिम मलिक तो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। उसे नहीं मालूम था कि ये सब उसे इतना महंगा पड़ जाएगा। सब उसे शक की नजर से देख रहे थे। फौरन दोनों कोल्ड रूम से बाहर निकले थे। बाहर निकल कर भी इफ्तिखार साहब की गुस्सीली नजर उनका पीछा कर रही थी। इब्राहिम मलिक कहने लगा, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था जैसा आप सोच रहे हैं। वो बेहोश हो चुकी थी। उसका पूरा जिस्म नीला पड़ रहा था, सांसें बंद हो रही थी। उसे होश दिलाना जरूरी था। मैंने उसकी मदद की है। वो जानता था कि इस वक्त इसकी बात कोई भी नहीं मानेगा, उसका यकीन कोई भी नहीं करेगा, लेकिन वो फिर भी बोल रहा था। मुझे ऐसा कुछ करने की जरूरत ही न पड़ती अगर आप लोग वक्त पर पहुंच जाते। मैं अपनी आंखों के सामने किसी को मरते नहीं देख सकता था। यशमा अब तक रो रही थी।
आंसू मुसलसल बह रहे थे, अल्फाज टूट टूट कर लबों से निकल रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, वो बस यही दोहरा रही थी। लेकिन कोई भी यकीन करने को तैयार न था। इफ्तिखार साहब माथे पर बल थे। वो गुस्से से दोनों को देख रहे थे। यशमा जो अब भी थोड़ा थोड़ा कांप रही थी और आंसू उसकी आंखों से जारी थे। इब्राहिम मलिक ने एक नज़र यशमा पर डाली। उसकी हालत पहले से कुछ बेहतर थी। दफा हो जाओ यहाँ से, इफ्तिखार साहब ने बहुत गुस्से से कहा तो जैसे पूरी बेकरी लरस गई। गुस्से से उनकी आंखों में खून उतर आया था। मैं समझ रहा था तुम वफादार होगे, इसलिए तुम्हें यहाँ रखा। मैंने तुम पर एतबार किया, अपनी बेकरी की जिम्मेदारियां तुम पर सौंप दी, लेकिन तुम भी निकले वही 2 टके के आदमी। इब्राहिम मलिक उनकी सारी बातें सुन रहा था। उसने यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इफ्तिखार साहब कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थे। इब्राहिम मलिक उनके करीब हुआ। वो उन्हें फिर से वजाहत देना चाहता था, मगर इफ्तिखार साहब का हाथ उठा और धक्का देकर इब्राहिम मलिक को पीछे कर दिया। बाहर निकलो यहाँ से, न तुम्हें अब इस बेकरी में रखूंगा, न अपनी बेटी की जिंदगी तुम्हारे साथ बर्बाद होने दूंगा। दफा हो जाओ मेरी नजरों से। अब मैं तुम्हें 1 मिनट भी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। यशमा भी एक तरफ खड़ी लरज रही थी, आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वो कुछ बोलना चाहती थी, वजाहत देना चाहती थी, लेकिन अल्फाज उसके हलक में अटक चुके थे। कदम भी जैसे जमीन ने जकड़ लिए हों। इफ्तिखार साहब ने पलट कर उसे भी देखा और गुस्से से दहाड़े, और तुम जैसी लड़कियों को तो मैं कभी भी यहाँ न रखूं। दफा हो जाओ और निकलो तुम भी यहाँ से। तभी इफ्तिखार यशमा के करीब गया और उसने एक धक्का यशमा को भी दिया। वो लड़खड़ाई और सामने दीवार से जा लगी। बहुत मुश्किल से उसने खुद को संभाला था। इसी लम्हे इब्राहिम मलिक को भी बेकरी से बाहर धकेल दिया गया। ये बेकरी शहर की सबसे मशहूर बेकरी थी। इफ्तिखार बेकर्स के नाम से इस इलाके में ही नहीं बल्कि पूरे शहर में मशहूर थी। जायका, मयार और पुरानी रिवायत का नाम था। इफ्तिखार साहब के बाप दादा के वक्त से ये कारोबार चल रहा था। सालों की मेहनत का नतीजा थी ये बेकरी। यशमा चंद माह पहले ही यहाँ काम के लिए आई थी। 12वीं पास, एक आम सी लड़की थी। उसे पढ़ने का बहुत शौक था। वो चाहती थी कि अच्छी तालीम हासिल करे और किसी मकाम तक पहुंचे, मगर हालात उसकी इजाज़त नहीं देते थे। बाप की वफ़ात के बाद हालात ही ऐसे थे कि उसे काम करना पड़ा। यशमा को खाने पकाने का शौक था। वो शुरू से ही अपनी माँ के साथ किचन में लगी रहती थी और खाने में ख़ास तौर पर बेकरी आइटम्स बनाना उसे बहुत पसंद था। उस शौक को पूरा करने के लिए उसने छोटे-छोटे कोर्स किए, वीडियोज़ देखीं, 2 साल का कोर्स किया। पूरे 2 साल लगाकर वो इतनी माहिर हो गई कि शहर की मशहूर बेकरी में नौकरी के काबिल हो गई थी। जब इफ्तिखार बेकर्स में उसकी नौकरी लगी तो गोया उसके ख्वाबों को पढ़ लग गए थे। उसके हाथ की बनी पेस्ट्रीज, पिज़्ज़ा और पफ लोगों को बहुत पसंद आने लगे थे। वो अपनी जगह बना रही थी, दिल लगाकर वो अपना काम करती थी। उसकी यही कोशिश होती थी कि इसके काम में कोई भी गलती ना हो। इब्राहिम मलिक भी इस बेकरी में काम कर रहा था, बहुत अच्छा और मेहनती था। इफ्तिखार साहब को इस पर भरोसा था, इसीलिए इफ्तिखार साहब की बेटी के साथ उसका रिश्ता तय था। शिज़ा इफ्तिखार साहब की इकलौती औलाद थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर रेशमा और इब्राहिम के दरमियान शुरू से ही झड़पें होती रहती थीं। दोनों की तबीयत अलग थी। यशमा को जल्दी गुस्सा आ जाता था। इब्राहिम यशमा को ज्यादा पसंद नहीं करता था। शुरू में बातें छोटी छोटी थीं, कभी काम की वजह से झगड़ा हो जाता तो कभी ऑर्डर देर से तैयार होने पर एक दूसरे में बहस शुरू हो जाती थी, मगर रफ्ते रफ्ते नोक-झोंक मामूल बन गई थी। यशमा को लगता था कि इब्राहिम बिला वजह उसे तनकीद का निशाना बनाता है, हर काम में कीड़े निकालता है, और इब्राहिम के नज़दीक यशमा ज़रूरत से ज़्यादा खुदसर और बदज़बान थी। यशमा आज फिर सुबह से काफ़ी चिड़चिड़ी हो रही थी। बेकरी में काम का दबाव भी था और इब्राहिम का रवैया भी मुसलसल ज़हर लग रहा था। वो आज नया केक बनाने की कोशिश कर रही थी। उसे ख़ास तौर पर हुक्म दिया गया था कि बेकरी में एक नया आइटम मुतारिफ कराया जाए, चॉकलेट और पीनट बटर का कॉम्बिनेशन केक। यशमा ने बड़ी मेहनत से सब कुछ तैयार किया था, रेसिपी खुद तरतीब दी, बेकिंग भी अच्छी की, लेकिन जैसे ही वो केक तैयार हुआ और इब्राहिम ने उसे चखा, हमेशा की तरह उसके माथे पर शिकने नमूदार हो गईं। नमक ज़्यादा है, इब्राहिम ने नाक चढ़ाते हुए कहा। यशमा का दिल चाहा कि इसी वक्त वो इसके मुंह पर पलेट दे मारे। उसने सख्त लहजे में कहा, "ये नमक नहीं, पीनट बटर का जायका है। तुम्हें अगर समझ नहीं आती तो बेहतर है खामोश रहो।" इब्राहिम ने सर्द मोहरी से कंधे उचकाए। "मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या है, जायका खराब है। ग्राहक को पसंद नहीं आएगा।" वो कहने लगी, "तुम्हें हर चीज में कीड़े निकालने की आदत है, कभी नमक ज्यादा, कभी बेकिंग पाउडर कम। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब तुम खामोश रहो।" इब्राहिम ने पलटकर उसे एक नजर देखा। "जो गलत है वो गलत है, तुम अपनी गलती मानने के बजाय उल्टा बहस करती हो।" इब्राहिम मलिक को शदीद गुस्सा आ रहा था। वो उधर यशमा का बस नहीं चल रहा था कि वो इसी वक्त ये काम छोड़ दे और निकल जाए, मगर ज़रूरतें इंसान को मजबूर कर देती हैं। उसने गुस्से को ज़ब्त किया और बगैर कुछ कहे पलट गई। दोपहर के वक्त जब ज्यादा रश नहीं था और किचन के अक्सर मुलाजमीन भी सामने का काम संभालने में लगे हुए थे, यशमा की सहेली सना उसके पास आ गई। सना बेकरी में सफाई और हल्के फुल्के काम करती थी। दोनों की दोस्ती थी और अक्सर जब दिल की भड़ास निकालनी होती तो यशमा उसी से बात करती थी। यशमा ने गुस्से से केक के पीस काटे और सना से बोली, "क्या समझता है खुद को? खुद तो इसके पास कुछ भी नहीं, ना कोई बड़ा खानदान, ना कोई काबिलियत, बस अपने होने वाले ससुर का बिजनेस है
उस पर ऐश करता फिरता है। ऐसे ही लोग होते हैं जो आगे जाकर घर दामाद बनते हैं। सना ने हंसकर कहा। छोड़ो यार, ज्यादा बोलेगा तो 2 थप्पड़ मार देना, यशमा ने हंसते हुए कहा। इसकी तो मैं ऐसी नकल उतारती हूँ कि दिल खुश हो जाता है, देखो ना। फिर उसने इब्राहिम की नकल उतारते हुए कहा, नमक ज्यादा है, बेकिंग पाउडर कम है। अरे भाई, खुद कभी बनाया है कुछ या बस दूसरों पर हुक्म चलाना आता है? दोनों लड़कियां हंस रही थी और यशमा साथ साथ केक तैयार कर रही थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सब किसी के कानों में पड़ चुका है। ठीक इसी लम्हे इब्राहिम दरवाजे के पास खड़ा था। उसने सारी बात सुन ली थी। आंखों में हल्की सी सुर्खी उभर आई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ किचन के अंदर दाखिल हुआ। दोनों की हंसी एकदम बंद हो गई। सना, तुम जाओ यहाँ से, इब्राहिम ने गुस्से से कहा। सना नजरें चुराती हुई फौरन निकल गई। अब किचन में सिर्फ यशमा और इब्राहिम रह गए थे। कमरे की फिजा जैसे बोझल हो गई हो। यशमा ने नजरें झुकाई मगर उसकी आंखों में अब भी गुस्सा छाया हुआ था। इब्राहिम उसके बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ और वो सख्त लहजे में कहने लगा, सुन लो एक बात, जितना हो सके मुझसे दूर रहो, समझी? तुम्हें मुझसे मसला है ना, ठीक है, लेकिन अपनी जबान काबू में रखो। दोबारा अगर मेरे बारे में ऐसी घटिया बातें की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। ये कहकर वो मुड़ गया और किचन से निकल गया। यशमा अपनी जगह साख खड़ी रह गई। उसे इब्राहिम मलिक पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इसी शाम एक सुपरमार्केट की तरफ से 150 के करीब केक बनाने को ऑर्डर आया था। अब तक यशमा के बनाए हुए केक उन्हें बहुत पसंद आए थे, इसलिए वो केक यशमा को ही रातों रात बनाकर देने थे। सारे केक्स बनाने के बाद जब वो कोल्ड रूम में रखने गई तो तभी वहां पर इब्राहिम भी मौजूद था, जो कि तमाम तर बेकरी आइटम्स को चेक कर रहा था। जैसे वो बाहर निकलने लगी तो जाने कैसे उसका हाथ दरवाजे के साथ मौजूद ऑटोमेटिक लॉक पर लग गया और दरवाजा बंद हो गया और अचानक सर्दी की शिद्दत से उसकी तबीयत बिगड़ गई। इब्राहिम ने उसे देखा तो खुद भी घबरा गया। उसकी उंगलियां नीली पड़ रही थीं, सांस उखड़ रही थी। उसने अपनी शर्ट उतारकर यशमा के कंधों पर डाली और अपनी हरारत से उसे बचाने की कोशिश की। और फिर इसी लम्हे इफ्तिखार साहब और दीगर मुलाजिम दरवाजा खोलकर अंदर आ गए। वो जो हकीकत में किसी की जान बचाने की कोशिश कर रहा था, उनके सामने एक गुनहगार मुजरिम बनकर खड़ा था। अब इफ्तिखार साहब को यही लगा कि इब्राहिम ने जानबूझकर यशमा को कोल्ड रूम में तन्हा रोका और ये सब किसी इरादे से किया गया। उनकी नज़र में अब इब्राहिम ने जानबूझकर ये सब किया है। वो सब कुछ भूल चुके थे कि इब्राहिम उनकी इकलौती बेटी की पसंद है। उन्होंने दोनों को धक्के देकर बेकरी से निकाल दिया था। बेकरी में काम ज्यादा था, इसलिए यशमा लेट हो गई थी। बाहर काफी अंधेरा फैल चुका था। रोड पर कोई भी टैक्सी नहीं थी। वो परेशानी के आलम में खड़ी थी। अब मैं कैसे घर जाऊंगी? कि तभी इब्राहिम ने उसे अपनी गाड़ी में बैठने को कहा। आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वो जानती थी कि इस सब में इब्राहिम की कोई गलती नहीं है। उसे पता था कि इब्राहिम उसे कितना नापसंद करता है। ये सब इब्राहिम ने उसकी जान बचाने के लिए किया था। वो चुपचाप इब्राहिम के साथ गाड़ी में बैठ गई। वो कहने लगा, मुझे अपने घर का पता बताओ। यशमा ने उसे डरते हुए अपने घर का एड्रेस बताया। ये उसकी मजबूरी थी कि वो इब्राहिम के साथ जा रही थी, वरना इस वक्त वो घर कैसे जाती? अगर इफ्तिखार साहब उसे धक्के देकर न निकालते तो बेकरी की गाड़ी ही उसे घर तक छोड़ कर आती। जैसे जैसे यशमा का घर नजदीक आ रहा था, वो डरती जा रही थी। रात के 12 बज चुके थे। यशमा अभी तक घर नहीं पहुंची थी और घर में उसके भाई और भाभी काफी परेशान हो रहे थे। यशमा का भाई बहुत घबरा रहा था और इधर-उधर टहल रहा था। खुदा खैर करे, पता नहीं ये कहाँ रह गई है। इससे पहले तो वो 5 बजे तक आ जाती थी, अब पता नहीं आज इतनी लेट क्यों हो गई है। वो बार-बार यशमा को फ़ोन मिला रहा था, लेकिन यशमा का नंबर मुसलसल बंद जा रहा था। यशमा की भाभी तो वैसे ही यशमा को पसंद नहीं करती थी। वो कैसे ये मौका हाथ से जाने देती। उसने यशमा को बुरा-भला कहना शुरू कर दिया। वो कहने लगी, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी बहन किसी लड़के के साथ भाग गई है। रात के 12 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक वो घर वापस नहीं आई। ज़रूर कोई न कोई बात है। यशमा के भाई ने उसे गुस्से से देखा था। खबरदार, मेरी बहन के बारे में ऐसी बात मत करना। ज़रूर कोई मसला हुआ होगा, इसलिए वो लेट हो गई है। तभी उसकी भाभी कहने लगी, हमें पुलिस में रिपोर्ट करवा देनी चाहिए। अभी तक यशमा वापस नहीं आई, लेकिन उसका भाई कहने लगा कि नहीं, इस तरह तो पूरे मोहल्ले में हमारी बदनामी हो जाएगी। उसकी भाभी तो चुप ही नहीं हो रही थी। वो फिर कहने लगी, अगर कोई गड़बड़ हो गई तो उससे शादी कैसे करेगा कोई? अभी तक वो घर नहीं पहुंची। किसी को पता चल जाएगा कि वो रात घर मौजूद नहीं थी, तो कौन उससे शादी करेगा? उसके भाई ने जब टाइम देखा तो उसे और ज्यादा परेशानी होने लगी और सर पकड़कर बैठ गया कि अचानक उन्हें अपने दरवाजे के बाहर रोशनी महसूस हुई। यशमा का भाई और भाभी दोनों फौरन भागे हुए बाहर निकले और दरवाजा खुला। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने यशमा गाड़ी से उतर रही थी। उसकी भाभी ने गुस्से से अपने शौहर की तरफ देखा और कहने लगी, मैं ना कहती थी कि कोई ना कोई चक्कर जरूर है, अब देख लो। पता नहीं किस अजनबी के साथ ये घर में दाखिल हो रही है। इब्राहिम भी गाड़ी से उतर आया। यशमा ने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, वो अपने भाई के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी और उन्हें बताने लगी कि आज उसके साथ क्या हुआ था। वो रो रो कर आज का सारा वाकया बता रही थी। तभी आस पड़ोस के लोग भी बाहर निकल आए
उनका छोटा-सा मोहल्ला था और आधी रात को गाड़ी की आवाज़ सुनकर काफ़ी लोग घर से निकल आए थे कि इस वक़्त हमारे मोहल्ले में किसकी गाड़ी आ गई है। लेकिन जब उन्होंने यशमा के साथ खड़े इब्राहिम को देखा तो वो आपस में चेमगोइयाँ करने लगे कि ये कौन लड़का है जिसके साथ यशमा आधी रात को घर आई है। भाभी ने भी जलते पर तेल डाला और कहने लगी, हमें क्या पता, हमें तो यही कह कर जाती है कि मैं जॉब पर जा रही हूँ। अब हम तो नहीं जानते कि घर से निकल कर ही क्या-क्या गुल खिलाती है। तभी उसकी भाभी उसे कहने लगी, आधी रात को घर आने की क्या ज़रूरत थी, पूरे मोहल्ले में हमें बदनाम करके रख दिया। अपने यार के साथ उसके घर ही चली जाती। अब तुम्हारी यहाँ पर कोई जगह नहीं है। इतने में इब्राहिम आगे बढ़ा और उसके भाई के कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाने लगा। लेकिन रेशमा के भाई ने उसका हाथ झटक दिया और कहने लगा कि तुम्हें हमारे दरमियान बोलने की ज़रूरत नहीं है। इब्राहिम मलिक ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। ये सब कुछ गलतफ़हमी की बुनियाद पर हुआ है। आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि आपकी बहन सही सलामत घर आ गई है। लेकिन रेशमा का भाई तो आग बबूला हो चुका था। वो कहने लगा कि दफ़ा हो जाओ और इसे भी यहाँ से ले जाओ। इस लड़की के साथ अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं इसे 1 मिनट भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर तुम इसे छोड़ कर गए तो मैं इसका गला काट दूँगा, इसे मार डालूँगा। रेशमा ने रो-रो कर अपने भाई को यकीन दिलाने की कोशिश की। अपने भाई के पाँव पकड़ लिए, अपनी भाभी के आगे हाथ जोड़कर उनकी मिन्नतें करने लगी। भाभी, आप भाई को मनाएँ, मुझे घर के अंदर आने दें। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप समझ रहे हैं। इब्राहिम तो मुझे सिर्फ़ घर छोड़ने के लिए आया है, लेकिन उसकी भाभी तो चाहती ही यही थी कि किसी न किसी तरह इसे घर से निकाल दूँ। एक दफ़ा तो इब्राहिम मलिक गुस्से से जाने लगा कि खुद ही यशमा के भाई को इस पर रहम आएगा और वो इसे घर के अंदर ले जाएगा। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी में बैठने लगा, तो उसकी भाभी उसे धक्के देकर गाड़ी की तरफ धकेलने लगी। इब्राहिम मलिक इस वक़्त गाड़ी में बैठ चुका था, लेकिन फिर वो गाड़ी से उतरा और यशमा की तरफ आया और उसे बाजू से पकड़कर फ्रंट डोर खोलकर उसे फ्रंट सीट पर बिठा दिया। इस वक़्त इब्राहिम मलिक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगर वो इस लड़की को यहाँ छोड़ जाता, तो इसका भाई इसे मार देता। फिर वो इसे अपने एक दोस्त के घर ले गया। फैसल उसका बहुत अच्छा दोस्त था। उसने सारी सूरत-हाल फैसल को बताई और फैसल ने उसे यही मशवरा दिया कि तुम यशमा से निकाह कर लो। पहले तो इब्राहिम ये बात मानने को तैयार नहीं था, लेकिन वो किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था। पूरे मोहल्ले में यशमा की बदनामी हो चुकी थी और फिर बेकरी में भी सब इन्हीं को बुरा-भला कह रहे थे। यशमा के पास भी निकाह के सिवा कोई चारा नहीं था। फैसल ने इसी वक्त मौलवी और गवाहों का इंतज़ाम किया और फिर यशमा और इब्राहिम मलिक का निकाह हो गया। इब्राहिम मलिक कोई अमीर कबीर नहीं था, बस मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। लेकिन फिर भी इब्राहिम मलिक के घर के हालात यशमा के घर के हालात से बहुत अच्छे थे। वो इस वक्त इब्राहिम मलिक के साथ गाड़ी में बैठी मुसलसल रोई जा रही थी। इस वक्त रात के 2 बज रहे थे। जब इब्राहिम मलिक यशमा को घर लेकर पहुंचे तो उसकी माँ ये देखकर हैरान रह गई कि इब्राहिम ये कौन लड़की लेकर आया है। वो कहने लगा कि मैंने इस लड़की के साथ निकाह कर लिया है। तभी इब्राहिम मलिक की माँ कहने लगी, लेकिन तुम्हारी शादी तो इफ्तिखार साहब की बेटी के साथ तय थी। फिर ये तुम किसे बीवी बनाकर ले आए हो? कोई नई मुसीबत सर डाल ली है। इस वक्त इब्राहिम कुछ न बोला। वो यशमा को अपने कमरे में छोड़कर आया और आकर अपनी माँ के पास बैठ गए और अपनी माँ को बताने लगा कि आज उसके साथ क्या हुआ था। अब इब्राहिम की माँ को तसल्ली हुई थी, क्योंकि उन्हें इफ्तिखार साहब की बेटी ज़रा भी पसंद नहीं थी। अपनी माँ को सब कुछ बताने के बाद वो अपने कमरे में गया तो यशमा सोफे पर बैठी थी। इब्राहिम मलिक को देखकर वो अपना दुपट्टा सीधा करने लगी। इब्राहिम ने उसकी तरफ देखा और कहने लगा, जाओ बेड पर सो जाओ। खुद उसने बेड से दूसरा तकिया उठाया और सोफे पर फेंका। यशमा फौरन वहाँ से उठी थी, लेकिन सारी रात दोनों को नींद नहीं आई थी। अगली सुबह इफ्तिखार साहब की बेटी शीज़ा गुस्से में अपने घर से निकली थी। रात को उसने सब कुछ सुन लिया था कि किस तरह इफ्तिखार साहब ने इब्राहिम को काम से निकाल दिया और ये रिश्ता भी ख़त्म कर दिया। वो अपने बाप से लड़कर आई थी, अगर आपको रिश्ता नहीं मंजूर तो ना सही, मैं सब कुछ छोड़कर जा रही हूँ। मुझे इब्राहिम पर पूरा भरोसा है, मैं उसके साथ ही शादी करूँगी। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता, शीज़ा ने बाप से साफ कह दिया था। वो इब्राहिम के घर आई तो उसकी माँ किचन में नाश्ता बना रही थी, लेकिन वो इनसे मिले बगैर सीधी इब्राहिम के कमरे की तरफ जा रही थी। लेकिन जैसे ही उसने कमरे का दरवाज़ा खोला, उसके कदम वहीं पर रुक गए। सामने का मंज़र नाकाबिले यकीन था। इब्राहिम और यशमा दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। दोनों की आवाज़ें ऊँची थीं, जैसे काफ़ी देर से बहस जारी हो। यशमा के चेहरे पर गुस्सा था, आँखें सुर्ख थीं और इब्राहिम के चेहरे पर भी शदीद गुस्सा था। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, यशमा गुस्से से चिल्ला रही थी। अगर तुम मुझे कोल्ड रूम से वक़्त पर बाहर निकाल लेते, तो ये तमाशा ही ना बनता। इब्राहिम ने गुस्से से दाँत पीसते हुए कहा, तुमने खुद क्यों नहीं ध्यान रखा? दरवाज़ा तुम्हारी गलती से बंद हुआ था। मैं कैसे तुम्हें बचाता? हर बात का इल्ज़ाम मुझ पर क्यों डाल रही हो? क्योंकि तुम ही हर वक़्त मुझे नीचा दिखाते हो, इसीलिए। तुम्हें कभी गवारा ही नहीं था कि मैं तुमसे आगे निकल जाऊँ। ये जुमला सुनकर इब्राहिम का ज़ब्त टूट गया। उसने गुस्से में आकर यशमा को बाजू से पकड़ा और झटके से करीब कर लिया। बस बहुत हो गया यशमा, अब एक लफ्ज़ भी मत कहना। इब्राहिम का एक हाथ यशमा की कमर पर था। एन इसी वक्त दरवाजे पर खड़ी शीज़ा के पाँव से ज़मीन निकल गई। उसका दिल धड़कना बंद होने लगा। वो पल भर के लिए वहीं रुक गई, फिर गुस्से से आगे बढ़ी। क्या हो रहा है यहाँ? इब्राहिम और यशमा दोनों ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। यशमा फौरन इब्राहिम से पीछे हटी और अपने कपड़े दुरुस्त करने लगी।
शिजा, तुम यहाँ? इब्राहिम ने हैरत से कहा। हाँ, मैं आई थी कि तुमसे बात करूं, तुम्हें बताऊं कि मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। मैं अपने बाप से लड़कर आई थी, लेकिन यहाँ आकर ये देख रही हूँ कि तुम उसके साथ। तुम दोनों के बीच ये सब क्या चल रहा है? उसने आगे बढ़कर इब्राहिम मलिक का गिरबान पकड़ लिया और कहने लगी, यही असल हकीकत है तुम्हारी। इब्राहिम ने अपना गिरबान छुड़वाया। वो कुछ कहने ही वाला था कि यशमा बोल पड़ी, ये सब तुम्हारे बाप की वजह से हुआ है। मैं वहां मर रही थी, बेहोश हो रही थी। अगर ये मदद न करता तो शायद मैं अब जिंदा ना होती, लेकिन तुम सबको बस यही दिख रहा है कि ये मेरे करीब क्यों आया। शिजा ने नफरत से उसकी तरफ देखा। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। मैं यहाँ इब्राहिम के लिए आई हूँ और उसने साबित कर दिया है कि ये मेरा नहीं हो सकता। शोर सुनकर इब्राहिम की माँ भी वहां आ गई थी। वो कहने लगी, शीजा, अब तुम्हें अपने बाप की बात माननी होगी, क्योंकि इब्राहिम ने यशमा से निकाह कर लिया है। शीजा ने इब्राहिम को बुरा भला कहना शुरू कर दिया और जोर से पैर पटकती कमरे से बाहर निकल गई। यशमा, जो इब्राहिम से चिढ़ती थी, और इब्राहिम भी यशमा को इतना पसंद नहीं करता था, लेकिन अब दोनों की किस्मत में एक दूसरे का साथ था। इब्राहिम मलिक की नौकरी भी खत्म हो चुकी थी। इब्राहिम ने नौकरी तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कहीं भी कोई जॉब नहीं मिल रही थी। इसी दौरान उनकी माँ की तबीयत भी काफी खराब रहने लगी थी। सारा दिन नौकरी की तलाश में निकल जाता, जबकि यशमा अपनी सास की खिदमत करती थी। घर में जो भी जमा पूंजी थी वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही थी। अब तो इब्राहिम की माँ की दवाइयाँ भी लानी होती थी, इसलिए उन पर भी पैसे खर्च हो रहे थे। इब्राहिम यशमा के साथ बहुत लड़ाई करता था कि सारा कसूर तुम्हारा है, जबकि यशमा की सास उसे ही समझाती थी कि तुम उससे लड़ाई नहीं किया करो, वो सारा दिन का थका हारा जॉब ढूंढ ढूंढ कर घर आता है, तुम उससे लड़ना शुरू कर देती हो। सास के समझाने पर वो कुछ नम पड़ गई थी और उसने अच्छे से घर को संभालना शुरू कर दिया था। माली हालात की वजह से वो दोनों बहुत परेशान थे। यशमा ने भी बहुत कोशिश की थी कि उसे भी कहीं नौकरी मिल जाए, लेकिन अगर कहीं नौकरी मिलती तो वो चंद हजार की थी। मेहनत बहुत ज़्यादा थी। फिर एक दिन ये यशमा इब्राहिम से कहने लगी कि हमारे पास अच्छी खासी महारत है, हम क्यों नौकरी तलाश कर रहे हैं, क्यों ना अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लें, हमें खुद से बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए। इब्राहिम से कहने लगी कि आपको बिज़नेस बढ़ाना आता है, आप बहुत अच्छे से मार्केटिंग करना जानते हैं और मैं बेकिंग अच्छी तरह से कर लेती हूँ। क्यों ना हम अपना छोटा-सा बिज़नेस शुरू करके और घर से ही बेकरी आइटम्स तैयार करके बेचना शुरू करें। इब्राहिम यशमा से कहने लगा कि तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके लिए भी पैसे चाहिए जो कि मेरे पास नहीं है। लेकिन फिर इब्राहिम को ख्याल आया, क्यों ना मैं फैसल से कुछ पैसे उधार ले लूं, और इस बार भी उसका दोस्त फैसल भी इसके काम आया था, जिसने इब्राहिम को 2 लाख उधार दिया था। उधार लेने के बाद यशमा और इब्राहिम ने मिलकर घर से ही बेकरी आइटम्स बनाना शुरू कर दिए। जब लोगों ने उनसे बेकरी की चीज़ें ली तो उनका टेस्ट इतना अच्छा था कि आहिस्ता-आहिस्ता उनके बहुत सारे कस्टमर्स बन गए। दूर-दूर से उनकी तरफ ऑर्डर्स आने लगे। आहिस्ता-आहिस्ता घरेलू हालात बहुत अच्छे होने लगे थे। ज़िंदगी के उतार-चढ़ाव के बाद अब जैसे सब कुछ दुरुस्त होने लगा था। इफ्तिखार साहब की बेकरी छोड़ने के बाद इब्राहिम और यशमा दोनों ने खूब मेहनत की। उनकी किस्मत उनका साथ दे रही थी। इब्राहिम ने जल्द ही शहर के एक मशहूर सुपरमार्केट के साथ मुआहदा कर लिया था, जहां उसने अपनी बेकरी आइटम्स की प्रमोशन शुरू की। यशमा के बनाए गए कपकेक्स, ब्राउनीज और चॉकलेट केक दोनों में मशहूर होने लगे। इसी शाम वो प्रमोशन कंप्लीट करके जब घर आया तो एक अजीब सी तब्दीली अपने अंदर महसूस कर रहा था। घर के अंदर दाखिल होते ही उसकी नज़र यशमा पर पड़ी, जो किचन में खड़ी मुस्कुरा रही थी। न जाने क्यों इब्राहिम का दिल पहली बार उसके चेहरे पर सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि सुकून ढूंढ रहा था। यशमा बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी चंद माह पहले हुआ करती थी, जिद्दी और हर वक्त इब्राहिम से लड़ने को तैयार। अब उसकी आंखों में नरमी थी। शायद वक्त ने बहुत कुछ बदल दिया था, या शायद हालात ने दोनों को एक दूसरे की असल पहचान दे दी थी। इब्राहिम खामोशी से उसके करीब गया। कैसे गुजरा आज का दिन? यशमा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर मुस्कुरा दी। जैसे रोज गुजरता है, बिल्कुल वैसा। सारा दिन बिजी। एक घर में रहते हुए एक दूसरे को देखते देखते दिल धीरे धीरे नर्म होते जा रहे थे। इब्राहिम ने यशमा की तरफ देखते हुए कहा, मैंने तुम्हारे बारे में शायद बहुत गलत सोचा था। शायद तुम इतनी बुरी नहीं हो जितनी मैं समझता था। वो कहने लगी, मैंने भी तुम्हें बहुत मगरूर और खुदपसंद समझा था, लेकिन शायद तुम्हारा दिल इतना बुरा नहीं है। ये वो लम्हा था जब दोनों के दरमियान दूरियों की आखिरी लकीर भी मिट गई। इब्राहिम की नीयत उस पर बदलने लगी थी। वो उसे देखकर अपने होश खोने लगा था। यशमा के दिल में भी उसके लिए मोहब्बत आ चुकी थी। एक घर में रहते हुए आखिर वो कब तक एक दूसरे से दूर रहते? धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आते चले गए, और वो रात उन्होंने एक दूसरे के नाम कर दी। नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी थी। दोनों के चेहरों पर खुशी देखकर इब्राहिम की वालदा भी खुश हो चुकी थी। दोनों बच्चों को दुआएं देने लगी। सुबह जब सूरज की नरम किरणें कमरे में दाखिल हुई तो दोनों के चेहरों पर एक अजीब सी सुकून भरी मुस्कुराहट थी, जैसे बरसों से जो कमी थी वो पूरी हो चुकी हो। इब्राहिम की वालदा भी सब कुछ समझ चुकी थी। माँ होती ही ऐसी है, औलाद के दिल की हालत माँ से कब छुप सकती है। जब यशमा नाश्ते के लिए किचन में आई तो इब्राहिम की माँ ने उसके सर पर हाथ रखा और दुआएं देना शुरू कर दी। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। जो कुछ हुआ भूल जाओ, अब नई जिंदगी है, नई शुरुआत है। यशमा की आंखें नम हो गईं।
लेकिन उसके दिल में सुकून था। इब्राहिम भी अपनी माँ की बातों पर मुस्कुरा रहा था। शायद वो खुद भी नहीं समझ पाया था कि इसके दिल में कब यशमा के लिए मोहब्बत उतर आई थी। बस वक्त के साथ साथ सब कुछ खुद ब खुद होता चला गया। दोनों ने दिन रात मेहनत की। इब्राहिम ने अपनी सुपरमार्केट में लगाई गई प्रमोशन से बाकायदा एक अलग शॉप का आगाज किया। यशमा ने अपने हाथ के बनाए हुए केक और बेकरी आइटम्स के ऑर्डर लेना शुरू कर दिए। कुछ ही दिनों में लोगों को उन दोनों की बेकरी के जायके की आदत हो गई थी। एक बार जो खाता बार बार ऑर्डर देता, चंद ही माह में दोनों ने न सिर्फ शहर में अपना नाम बना लिया बल्कि दूसरे शहरों से भी ऑर्डर्स आने लगे। इसी दौरान उन्होंने अपनी कमाई हुई रकम से खूबसूरत घर खरीदा, जो पहले वाले घर से बहुत बड़ा था। दोनों ने इतनी मेहनत की कि इफ्तिखार साहब की बेकरी से ज्यादा लोगों को इनकी चीजें पसंद आने लगी। अब वो दोनों इस जिंदगी में दाखिल हो चुके थे जहाँ मोहब्बत के साथ साथ कामयाबी भी उनके कदमों की खाक बन चुकी थी। वो घर जो उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से खरीदा था, वो महज ईंटों और दीवारों का मजमू नहीं था, बल्कि उन दोनों की मेहनत, कुर्बानी और मोहब्बत की खुशबू से महकता हुआ एक मुकम्मल जहां था। उन दोनों को देखकर इब्राहिम की माँ भी खुश होती थी। रात के वक्त जब पूरा शहर खामोशी से चादर ओढ़ लेता, तब इस घर के लॉन में हल्की हल्की रोशनी में वो दोनों अक्सर बैठे होते। रेशमा अपने हाथ में कॉफी का कप लिए इब्राहिम के कंधे पर सर रखती और इब्राहिम खामोशी से उसकी तरफ देखता रहता। वो लम्हे अब किसी वजाहत के मोहताज न थे। इब्राहिम की आंखों में यशमा के लिए बेपनाह प्यार था और यशमा उसके लबों पर वही हल्की सी मुस्कुराहट होती जो इब्राहिम के लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज बन चुकी थी। अब तो इब्राहिम को लगता था कि वो इसी मुस्कुराहट को देखकर जीता है। एक दिन वो कमरे में बैठे थे जब इब्राहिम बस उसे ही देखता जा रहा था। यशमा का चेहरा सुर्ख हो गया। तभी वो कहने लगा, जानती हो यशमा, तुम कितनी खूबसूरत हो। यशमा ने शरारती नजरों से उसे देखा और कहने लगी, अब पता चला, इतनी देर लगा दी मानने में। इब्राहिम हंस पड़ा। हाँ, मानता हूँ, देर लगा दी, लेकिन अब जब तुम मेरी ज़िंदगी में हो तो ये देर भी प्यारी लगती है। यशमा ने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ पर रखा। आप बहुत अच्छे हैं इब्राहिम, आपने मुझे इस वक़्त सहारा दिया जब मुझे मेरे अपनों ने छोड़ दिया। इब्राहिम ने उसके हाथ को चूम लिया, उसे अपने सीने से लगाकर कहने लगा, मरते दम तक तुम्हारा हूँ। खिड़की से ठंडी हवाएं आ रही थीं और हवा में हल्की-हल्की खुशबू बिखरी हुई थी। लेकिन उन दोनों की दुनिया बस वो एक-दूसरे की आँखों में ही सिमटी हुई थी। मोहब्बत का एक मुकम्मल लम्हा था जहाँ ना कोई कमी थी और ना कोई शिकायत थी। बस एक-दूसरे का वजूद और मुकम्मल होने का एहसास था। यशमा ने मुस्कुराते हुए कहा, काश ये लम्हा ख़त्म ना हो। इब्राहिम ने आहिस्ता से कहा, ये लम्हा ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि तुम मेरे पास हो और जब तक तुम मेरे पास हो, हर दिन हर रात ऐसे ही खूबसूरत रहेगी। अंधेरी रात वो दोनों एक-दूसरे के होने की गवाही दे रहे थे। 5 साल गुज़र चुके थे। वक़्त जैसे पड़ लगाकर उड़ गया हो, लेकिन मोहब्बत का वो रंग आज भी उतना ही गहरा था जितना पहले था। अब वो दोनों सिर्फ़ एक खूबसूरत घर में नहीं रहते थे, बल्कि एक मुकम्मल ख़ानदान बन चुके थे। उनकी मोहब्बत की निशानी एक छोटी-सी प्यारी-सी 3 साल की बेटी फ़ातिमा और उनका एक खूबसूरत बेटा ज़ैन, जो अभी 6 माह का था, अब उनकी ज़िंदगी थे। नन्ही फ़ातिमा जब हँसती तो जैसे पूरे घर में बहार आ जाती। उसे अपने गोल-मटोल हाथों से इब्राहिम की दाढ़ी पकड़ने की आदत थी और वो हँसता रहता। दोनों बच्चे दादी को अपनी जान से ज़्यादा प्यारे थे। उनकी फैमिली मुकम्मल हो गई थी। यशमा ने कभी भी अपने भाई से मिलने की कोशिश नहीं की। बेटी का काम अब इस मुकाम पर था, जहाँ दूसरे शोहरों के साथ-साथ बैरून मुल्क से भी ऑर्डर्स आने लगे थे। इफ्तिखार साहब की बेकरी का अब सिर्फ नाम पुराना नाम रह गया था, क्योंकि अब सिर्फ इब्राहिम बेकरी ही हर तरफ मशहूर थी। दोनों की मेहनत रंग ले आई थी और अब वो एक कामयाब ज़िंदगी गुज़ार रहे थे।